वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience, and the motto of our channel is your success. That's why अब आपको आज से पहले अगर साइंस में था डर तो आपको जाना किधर है बेटा, इधर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारी ऐसी चीजें हैं वो ऑलरेडी आप लोग सोशल साइंस में भी बढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर जो है वो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, हाँ, बट ये चैप्टर ऐसा है कि जहाँ से हमारे असर्शन रीजंस एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और हमें आगे सीनियर क्लासेस में जो बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो नाम से ही पता लग रहा है, पहले तो देखो आपने सोशल साइंस में पढ़ रखा है वर्ड कि व्हाट इज फूड रिसोर्सेज। कोई भी ऐसा रिसोर्स जहां से हमारी फूड की नीड फुलफिल होती है उसको बोलते हैं हम लोग फूड रिसोर्सेज। अब आपने इको में एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लैंड, अब मेरे पास मैं अगर इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया के पास जो जमीन है वो तो केवल उतनी है, अब हम जमीन को खींच के तो नहीं बढ़ा सकते। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रही अभी, केवल मैं इंडिया को ही कंसिडर करती हूँ। तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन आपको पता है कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड एरिया मेरे पास उतना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उतने ही लैंड एरिया में हम जो फूड ग्रो कर रहे थे उसमें कुछ उसकी ऐसी क्वालिटी डेवलप करें, ऐसी वैरायटी डेवलप करें ताकि हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो वो सब चीज़ें कैसे करनी है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें उन सब चीज़ों की, वही सब कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग सिर्फ एक या दो बार इसको अच्छे से वीडियो को सुनोगे तो आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पर दिया है कि नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जरूरत क्यों पड़ी जी इस फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब इसको समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। सपोज आपकी फैमिली में 4 to 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। अब आपकी 4 या 5 मेंबर्स वाली जो फैमिली है, तो उसमें जो राशन का सामान आपके फादर लेकर आ रहे हैं, एक निश्चित है जी, मेरे महीने में 1 किलो दाल लगनी है, 5 किलो चावल लगने हैं, मतलब कि जो भी, मैं एक रफली आइडिया बता रही हूँ किसी को। अब ये नहीं कि मैडम हमारे घर में तो ज़्यादा मेंबर है, सिर्फ हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली फिक्स है जी कि मेरे घर में इतना राशन आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मान लो जी मेरे घर में 5 मेंबर्स और आ जाते हैं तो बेटा ऑब्वियस सी बात है क्या कि मुझे राशन थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा। जो पहले 5 लोगों के लिए हम राशन लेकर आ रहे थे, अब वो 10 लोगों के लिए तो सफिशिएंट नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेम यहाँ पर हो रहा है कि जितना अनाज उगाया जा रहा था एक टाइम पर, कब जाकर हमें जरूरत पड़ी उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तब ऐसी जरूरत महसूस हुई कि भाई अब हमारे नंबर ऑफ मेंबर बढ़ चुके हैं, तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ईच एंड एवरी पर्सन को खाना मिले। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फूड बढ़ाना पड़ेगा। अब फूड बढ़ाएं कैसे जी, वो सब हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं। चलो, तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। सबको पता है जी हम खाना क्यों खाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। इंडिया हैज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ओवर 1 बिलियन, सो फूड डिमांड इज राइजिंग। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डे बाय डे क्या हो रहा है बेटा, खाने की डिमांड जो है वो, मांग वो भी बढ़ती जा रही है। There's limited land farming, so we must improve production efficiency of crop and livestock। अब क्योंकि लैंड एरिया को तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या करें जी, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारी क्रॉप्स है या जो लाइव स्टॉक है उनका प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। सपोज कि अगर मेरे पास कोई गाय है जो मेरे को आज एक दिन में 5 से 10 लीटर दूध दे रही है, 5 से 10 लीटर तो एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
8 to 10 लीटर जो दूध दे रही है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होकर वो 15 लीटर तक पहुंच जाए। जब एक ही गाय 15 लीटर 5 लीटर बढ़ जाएगी, तो ऐसे करेंगे अगर सारी गाय, तो मिल्क की जो डिमांड है ऑब्वियस सी बात है वो पूरी हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग 6 ऑनवर्ड्स अपने सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जिस समय अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, मतलब कि ज्यादा अनाज नहीं उग पा रहा था। तो उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, और तब भी सिर्फ उसका ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन पर्पस क्या था कि कैसे करके हम जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। इसलिए इस वाले रेवोल्यूशन का नाम रखा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ठीक इसी तरह से उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन इम्प्रूव्ड मिल्क प्रोडक्शन। दूध की जो डिमांड थी, दूध की जो सप्लाई थी, उसको बढ़ाने के लिए जो रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी, दैट इज कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन। तो यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए स्टैंड करती है, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए स्टैंड करती है। क्लियर है? चलिए, अब जरूरत पड़ी सस्टेनेबल फार्मिंग नीडेड। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल का मतलब होता है बेटा कि उचित प्रबंधन। कि ऐसा नहीं है कि अभी काम चलाओ, काम करा जी, फिर आगे की देखी जाएगी, नहीं, उचित प्रबंधन हमारे होने चाहिए। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हार्म्स द एनवायरनमेंट। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई, तो उसका जो हर चीज का आपको पता है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होती हैं। तो वहां पर हद से ज्यादा ना फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज किया गया, तो उस टाइम से बेसिकली फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमारा एक टारगेट क्या था कि बाई हुक और बाई क्रुक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है जी। अब जब हम एक ही टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो वो टारगेट तो फुलफिल हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने लगा जी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर नीडेड। तो हमें कुछ ऐसे प्रबंध चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही हो, लेकिन बट उसका कोई हार्म ना हो। ठीक है, इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री आर नीडेड। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। फूड सिक्योरिटी नीड्स बोथ। अब फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर आप लोग सोशल साइंस में पढ़कर आ चुके हो। तो फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि इनफ फूड। इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी सिटीजन तक खाना पहुंचना चाहिए। दूसरा उसका मेन पर्पस क्या है कि पीपल बीइंग एबल टू बाय फूड। अब खाना मार्केट में है, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा महंगा है कि उसको कॉमन पीपल जो है वो परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल क्या होगा, जो फाइनेंशियली रिच है वही खरीद लेंगे। तो फूड सिक्योरिटी तो रखी की रखी रह गई। इसीलिए हमें क्या है, फूड सिक्योरिटी के ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो पर्याप्त मात्रा में हो खाना, और दूसरा उसके दाम ऐसे हो कि वो ईच एंड एवरी, मतलब कि कॉमन पीपल तक की पहुंच के लिए के रेंज में हो। सॉल्यूशन टू इंक्रीज यील्ड। अब ये यील्ड का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन। क्या किया जाए, यूज साइंटिफिक फार्मिंग मेथड। तो ऐसे मेथड्स को खेती में काम में लाना पड़ेगा जो साइंस के ऊपर बेस्ड हो, जिनको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड, और जो कि आज की डेट में हो भी रहा है। प्रमोट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनको प्रमोट करना चाहिए। मतलब कि जो फार्मर्स आज की डेट में भी अपने पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं कि साल में केवल एक ही फसल उगानी है जी, तो वो सब नहीं करना है। आज की डेट में जो न्यू फार्मिंग मेथड है, इन सारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो फूड की डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। साथ साथ में विद लाइव स्टॉक्स, पोल्ट्री, फिशरीज एक्सेट्रा। तो केवल यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर को ही अपना बेस नहीं बनाना है, सेम चीजें जो हैं वो हमें लाइव स्टॉक्स वाले केस में, पोल्ट्री वाले केस में, एज वेल एज फिशरीज में भी देखनी है। इम्प्रूव फार्मर्स इनकम टू रिड्यूस हंगर। सबसे मेन तो क्योंकि फार्मर जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, अनाज उगा रहे हैं हमारे देश के लिए, तो हमें क्या करना है कि उनकी इनकम को पहले बढ़ाना है। जब फार्मर्स हमारे, उनको भरपेट अनाज मिल रहा है, वो सुखी होंगे, तभी तो वो खुशी खुशी हम लोगों के लिए अनाज उगाएंगे, ताकि भूख पूरी तरह से हमारे देश से मिट सके। तो ये सारा बेसिकली इस चैप्टर का मेन टारगेट है कि हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब जो हमारी क्रॉप्स हैं
उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जाए। तो उसके लिए बेटा हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ से आपका 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन बेटा जो है बन सकता है। नंबर 1 सीरियल्स, नंबर 2 पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड क्रॉप्स। तो सीरियल्स जितने भी अनाज होते हैं उनको बोला जाता है सीरियल्स, बेसिकली व्हीट, राइस, मेज। तो समटाइम्स तो आपको क्या होगा कि कुछ ये ऐसे एग्जांपल्स दे दें और आपको इनको कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सी चीज को भाई सीरियल्स की कैटेगरी में डालूं या नहीं। तो जिनसे हम आटा बना सकते हैं वो सारे के सारे हो गए हमारे अनाज, ठीक है। तो वाइट राइस, मेज, और इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस नाम से पता लग रहा है दालें, ग्राम, उड़द, मूंग, these are the rich source of protein, while oil seeds, soybean, mustard, groundnut, etc. they give fats, and fruit and vegetables हमें क्या देते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। और जो फूडर क्रॉप्स है जिसको कि हम लोग चारे की फसलें बोलते हैं, इसको भी हमें एनिमल्स के लिए उगाना है, क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टॉक है बेटा उनमें से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, हार्बीवोर्स। तो उनके लिए हमें चारा खुद से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर हमने उनको हम डोमेस्टिक लेवल पर रख रहे हैं या फिर हम लोगों ने उनको, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वैसी बात है उनके खाने पीने का ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 खरीफ क्रॉप, जून टू अक्टूबर, मतलब कि इसको जून में बोया जाता है और अक्टूबर में ये जो फसल है हमारी इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है बेटा पैडी, पैडी का मतलब धान, मेज मक्का, कॉटन, सोयाबीन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको कोई भी क्रॉप का नाम दे दिया और उसका आपसे ग्रोइंग सीजन पूछा जाएगा। ये जो खरीफ क्रॉप है इसको, खरीफ क्रॉप को बेटा रेनी क्रॉप भी बोला जाता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि खरीफ क्रॉप के नाम से क्वेश्चन आएगा, वो रेनी क्रॉप के नाम से भी आ सकता है। वाइल जो दूसरी टाइप की हमारी क्रॉप है दैट इज कॉल्ड राबी क्रॉप। नवंबर टू अप्रैल, मीन्स नवंबर में ये बोई जाती है, मार्च में पककर तैयार हो जाती है और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई स्टार्ट हो जाती है। व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, आप लोगों को मालूम होगा ना, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हमारे नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली पंजाब का है बैसाखी, अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में व्हीट की हार्वेस्टिंग स्टार्ट की जाती है। और अभी तो आज की डेट में बेसिकली सारे फार्मर्स जो हैं वो मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई किसान जो है पर्टिकुलरली जी ये किसान है तो वो हमेशा व्हीट की फसल उगा रहा है, तो पूरे साल उनका सारा दामोदार किसके ऊपर है, गेहूं की खेती के ऊपर। तो इसीलिए वो उसको एक, जब उनकी कटाई स्टार्ट होती थी तो फार्मर्स के लिए वो एक बहुत ही खुशी का माहौल होता था, तब से ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाने लगे। अब बात आए बेटा कि हमने अभी पढ़ा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम, क्योंकि क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉप की वैरायटी की बात कर लेते हैं कि क्रॉप वैरायटी प्रोडक्शन, यील्ड, ऐसी क्रॉप्स जिनका यील्ड ज्यादा हो, तो हमें कौन सी ऐसी क्रॉप्स उगाएं या कैसे उगाएं, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि इसमें आता क्या क्या है या क्यों किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हायर यील्ड, उत्पादन ज्यादा करने के लिए, बेटर क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीज, मीन्स हमारी जो फसलें हैं हमें प्रोडक्शन तो ज्यादा दे ही दें, साथ साथ में वो कैसे होनी चाहिए कि डिजीज के टुवर्ड्स रेजिस्ट हो। ये ना हो कि रोज जी आज मेरे गेहूं की खेती में सब में ये वाली बीमारी लग गई है। तो जो रेजिस्टेंस टू डिजीज है, क्योंकि बीमारी फैलाने वाले 2 फैक्टर होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स आएंगी जैसे कि पेस्ट, इंसेक्ट्स वगैरह। अबायोटिक में सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। शॉर्टर ग्रोइंग ड्यूरेशन, हमें अब ऐसी फसलें उगानी है जिनकी जो मैच्योरिटी की एज है ना वो जल्दी हो जाए, मतलब कि जल्दी से फसलें पककर तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि एक फसल जो है वो 8-9 महीने में पककर तैयार हो रही है तो जो बेचारा फार्मर है उसका जो खेत है वो क्या होगा, वो ऑक्यूपाइड रहेगा। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म मैच्योरेशन वाली अगर हम लोग क्रॉप्स उगाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एक फसल उगाई 3-4 महीने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो पककर तैयार हो गई, फिर उसने क्या किया, दूसरी फसल उगा ली, फिर काट लिया, फिर तीसरी फसल उगा ली, तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं बेटा
आपको जो है फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, साथ साथ में मार्केट में क्या हो रहा है, फूड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे यहाँ पर। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मीन्स हमें ऐसी फसलें उगानी है जिनका एडेप्टेशन जो है वो ज़्यादा हाई हो। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ ही कंडीशंस में भाई वो फसल उग पा रही है, बस अगर वो वाली कंडीशन नहीं मिली तो फसल जो है वो हमारी लॉस हो गया जी सारा का सारा फार्मर को। तो हमें ऐसी वैरायटी नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों वाले केस में भी क्या बोला जाता है पेरेंट्स को कि हमें अपने बच्चे को थोड़ा रफ एंड टफ पालना चाहिए। उसका मेन पर्पज भी ये है बेटा कि अगर हम लोग ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड बना देते हैं ना अपने बच्चे को, तो क्या होता है वो ईजिली अडॉप्ट नहीं कर सकता बाहर आउटर एनवायरनमेंट को। तो इसलिए क्रॉप्स वाले केस में भी ऐसा ही है कि भाई ऐसे ही हो कि अगर पानी, कोई ऐसी फसल है कि जो ज्यादा पानी में हो गई, अगर 1% कम पानी भी मिल गया तो चलो जी हमारी फसल जो है वो नुकसान ना हो हमारी फसल का, ऐसी फसल उगानी है। डिजायरेबल फीचर्स, अब क्रॉप की वैरायटी में सबसे मेन तो ये है कि मैं अपनी मनचाही फीचर की मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी फसल में ये वाली क्वालिटी हो, जैसे कि ड्राफ्टनेस इन सीरियल्स। अब सीरियल्स मैंने आपको बताया था कि अनाज वाले पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनसे मुझे अनाज मिल रहा है। तो जब मुझे अनाज मिल रहा है तो वो पौधा मुझे, वो इतना बड़ा पेड़ बन जाए, मुझे उसकी लंबाई से तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो वहां पे क्या चाहिए जी, सिर्फ ग्रेन्स। तो वो जितना ज्यादा छोटा होगा तो मैं जितने न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है, सोइल से उसको जितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या होगा उसकी प्रोडक्शन में यूज होंगे। अदरवाइज क्या होगा जी, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स खर्च हो गए। तो हर चीज के पीछे एक कॉज होता है। तो ये सारे हैं हमारे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की, क्रॉप वैरायटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। इनमें से या तो हम सारे के सारे टारगेट बनाकर चलें या स्पेसिफिकली वन बाय वन, ये डिपेंड करता है फार्मर टू फार्मर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अभी हमने पढ़ा था वीट, पीस ग्राम, चने को बोलते हैं ग्राम, एंड मस्टर्ड सरसों, ठीक है। और खरीफ क्रॉप राइस, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड रागी, मेज आल्सो इसका कॉमन एग्जांपल है। तो एग्जांपल जरूर लर्न करने हैं और इनका ग्रोइंग सीजन लर्न करना है हमें। अब बात आ जाती है बेटा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई मुझे जो मैं न्यू वैरायटी चाहती हूँ क्रॉप की, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है मुझे। डिपेंड्स ऑन फार्म साइज, मनी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है कि मुझे जो फसलें उगानी है उसके लिए पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितना लैंड एरिया है, कितनी मेरे पास मनी है। मतलब कि अगर मैं कोई ऐसी फसल उगा लूं जिसके सीड्स पहले बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट वाले आते हैं, फिर उस वाली जो फसल है उसमें मुझे ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आज ये फर्टिलाइजर ला रही हूँ, आज वो केमिकल ला रही हूँ, तो मुझे ये सब चीजें पहले से डिसाइड करके चलनी है, पूरा अपना सब कुछ देखकर तब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी खेती करनी चाहिए। इंक्लूड्स नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें ये सब चीजें आती हैं जो अभी मैंने आपको बेटा बता दिया है। आज की डेट में तो क्या है, आप लोग देखोगे कि क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको भी पता लग चुका है कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। पहले के टाइम पे बेटा ऐसा नहीं हुआ करता था, बेचारे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन भी होती थी, तो जिसकी वजह से वो बेचारे क्या होते थे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें नहीं पता, तो इतना साल भर मेहनत करने के बाद जितना वो इनपुट करते थे उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पाता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, बिकॉज आज की डेट में तो आपको मालूम ही होगा कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट बन चुका है। अच्छे से जब स्टडी करके किसी चीज को कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यही सब चीजें जो है वो हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब बात आती है बेटा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, कि मैंने फसलें तो उगा ली, ठीक है, कोई भी मैं खेती करने के लिए, चलो मैंने खेत अपना तैयार कर लिया, बीज बो दिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो कि भाई इस पौधे की ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक ह्यूमंस। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अपनी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक उसी तरह से प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। न्यूट्रिएंट्स आर
अब प्लांट्स को टोटल चाहिए बेटा जितने भी न्यूट्रिएंट्स, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक कैटेगरी का नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरी कैटेगरी का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना बेटा, उनको 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहले वाले का नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जबकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो चाहिए तो जरूर प्लांट्स को, लेकिन छोटी क्वांटिटी में, जिनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आ जाएगा हमारा मॉलिब्डेनियम एक्सेट्रा। अब बात आ गई है कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर गुड क्रॉप एंड ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए सिर्फ उन्हें हम प्रोवाइड करवा दें और जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उनको हम इग्नोर कर दें। जैसे हमारी बॉडी में आपको मालूम है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, ये सब हमें कैसे चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में, अपनी एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो हमें चाहिए जरूर, बेशक से स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे आयोडीन, सिर्फ हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट ले रहे हैं जो कि सफिशिएंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं, गोइटर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से प्लांट्स में भी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस यहाँ पर भी हो सकती हैं। तो ऐसा ना हो, हमें क्या करना है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की जो भी हम लोगों को टेक्निक्स फॉलो करनी है वो करनी है। यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ये पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। अब बात आती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट को कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना बेटा, इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों जो न्यूट्रिएंट हैं, एंड कार्बन, ये तीनों न्यूट्रिएंट जो हैं एयर से मिल जाते हैं। जबकि ये पोटेशियम, फास्फोरस, ये वाले जो हैं कहाँ से मिलेंगे, सॉइल के अंदर से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमें वाटर से भी मिलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को कहाँ से मिल रहा है। अब प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में या तो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं। तो मैन्योर क्या चीज होती है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि मेड फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट लाइक एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, जिसको कि खाद भी बोला जाता है। आपको पता है कि एनिमल के एक्सक्रीटा से बनते हैं या फिर जो हमारा प्लांट का वेस्टेज होता है। इनरिच सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स, ये इसकी स्पेशलिटी है कि जो मैन्योर है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। वो मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलाने के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिला रहे हैं। ये देखो यहाँ पर खाद दिखा रखी है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आज की डेट में जो हमारे स्टेट में वेंडर्स आते हैं ना, प्लांट बेचने वाले, उनके पास खाद भी होती है। तो हम लोग जब अपने कोई प्लांट परचेज करते हैं उनसे कह देते हैं कि भैया खाद भी डाल दो, है ना। आप लोगों ने 6th क्लास में कंपोस्ट बनानी सीखी होगी, मैडम ने बनवाई थी कि हमने अपना किचन का वेस्ट लिया, उसको एक पिट में डालकर रख दिया, आफ्टर 10 to 15 डेज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कंपोस्ट में। बेनिफिट, अगर हम अपने खेतों में जो मिट्टी है उसके अंदर मैन्योर मिला देते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज क्या कर रहा है, ये ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है। अब मैंने आपको बता दिया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सॉइल अलग अलग तरीके की है। सैंडी सॉइल के अंदर रिटेनिंग पावर बिल्कुल लो है, तो वहां पर अगर हमने मैन्योर डाली तो वो उसके रिटेनिंग पावर को इंक्रीज कर रही है। जबकि क्लेई सॉइल क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेन कर लेती है तो वहां पर वो क्या कर रही है, उसकी ड्रेनेज क्वालिटी, मतलब कि जिसको जो क्वालिटी चाहिए, जिसमें जो कमी है उस कमी को दूर करने का काम हमारा ये मैन्योर करता है। इनकरेजेस रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट, तो जितना भी फार्म वेस्ट है उससे क्या होगा, उस सबको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेदर देन कि हम उसको जला रहे हैं जी, राख बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। सो दिस इज चीपेस्ट मेथड, ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड, तो वी शुड गो टू मैन्योर।
टाइप्स ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अभी मैंने आपको कंपोस्ट बताया था, अब वर्मी कंपोस्ट भी ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, कि जब हमने पढ़ा था कि हमारा जो किचन का वेस्ट था, हमने क्या किया कि वॉर्म्स, रेड वॉर्म्स को वो दे दिया, तो रेड वॉर्म्स ने क्या किया जी, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब वॉर्म्स के थ्रू हमारी कंपोस्ट तैयार की जाती है तो वो क्या होती है, हमारी वर्मी कंपोस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग, made by decomposing farm waste, sometimes with the help of earthworms. Already I have told you. अब बात आई ग्रीन मैन्योर की, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मेड बाय ग्रोइंग सर्टेन प्लांट्स, क्या किया जाता है कि पहले स्पेशली कुछ प्लांट्स जैसे कि सन हेम्प या ग्वार, इनको उगाया जाता है खेतों में, उसके बाद एंड प्लूइंग देम इनटू द सोइल बिफोर दे मैच्योर, उनके मैच्योर होने से पहले ही उनको उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर प्लूइंग कर दी जाती है, मतलब कि उसमें मल्च कर दिया जाता है, वो वापस से मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। एड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सोइल, मिट्टी में मिलने के बाद ये मिट्टी में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिलाने का काम कर रहे हैं, तो हो गया ना न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। चलिए अब बात आती है बेटा फर्टिलाइजर की। अब फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर का एक अल्टरनेट। मैन्योर अभी हमने पढ़ा एक नेचुरल सब्सटेंस है, तो नेचुरल चीजें थोड़ा धीरे धीरे काम करती हैं बट उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और मैनमेड जो चीजें हैं थोड़ा फास्ट काम करती हैं, तो वही है ये फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे आर द केमिकली प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, केमिकल बेस्ड सब्सटेंसेस है जिनको कि इंसानों ने तैयार किया, बट ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अभी हमने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कि ये 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे थे, और भी न्यूट्रिएंट थे कि जिनकी ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को जरूरत होती है। तो अब क्या है, मैन्योर में तो क्या था, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम। लेकिन फर्टिलाइजर की क्या स्पेशलिटी है कि अगर मुझे सॉइल टेस्टिंग करवाने पे पता लगा कि मेरी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो मैं क्या करूंगी, मार्केट से जाकर मैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर परचेज कर लाकर अपनी सॉइल के अंदर ऐड कर सकती हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, तुरंत ही सॉइल की रिकवरी हो जाएगी। जबकि मैन्योर वाले केस में क्या होता है, क्योंकि मैन्योर में नाइट्रोजन तो है लेकिन लिटिल अमाउंट में है। सिर्फ एक यही दोनों में बेसिक मेन डिफरेंस है कि क्यों फर्टिलाइजर्स के पीछे जो है हम लोग गए। अब मार्केट में ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है ना बेटा, उसको बोला जाता है एनपीके। तो सबसे मेन तो फर्टिलाइजर की क्या स्पेशलिटी है कि वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। अब इसको कैसे समझोगे कि मान लो जी सपोज मेरा ब्लड चेकिंग के लिए डॉक्टर ने बोला कि जी आपका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसमें सपोज आ जाता है जी आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, तो डॉक्टर्स मेरे को क्या बोलेंगे कि आयरन रिच जो डाइट है वो लो। और अगर मान लो जी ज्यादा कमी डॉक्टर्स को दिख रही है, तो वही वाली बात है फिर दोबारा से कि मैं डाइट के थ्रू लूंगी तो वो तो धीरे धीरे जाकर रिकवरी होगी। अगर ज्यादा कमी हो गई है, ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, मुझे आयरन की टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। केमिकल्स हैं वो मेरी बॉडी में जाकर जल्दी से ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर मेरी पूरी बॉडी में चली जाएंगी। तो यही आप समझो डिफरेंस है फर्टिलाइजर में और हमारे मैन्योर में। बेनिफिट्स, प्रमोट फास्ट ग्रोथ एंड हाई यील्ड, क्योंकि स्पेसिफिक है न्यूट्रिएंट के, तो इससे जल्दी ग्रोथ होगी और जो उत्पादन है फसल का वो भी ज्यादा हो जाएगा। इसेंशियल फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, मुझे पर्टिकुलरली पता है कि भैया मुझे जल्दी से फसलें उगानी है, मुझे ये वाला न्यूट्रिएंट की कमी है इस मिट्टी में, मैंने वही वाला डाला और चलो जी अपना काम हो गया। अब क्योंकि ये केमिकली प्रोड्यूस्ड है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इफ ओवर यूज, अगर फर्टिलाइजर्स को ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाए तो क्या होगा, दे पोल्यूट वाटर। वो कैसे बेटा, क्योंकि जब बारिश का पानी आएगा तो ये जो केमिकल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं ये वाटर में सोल्यूबल हैं, ये पानी के साथ डिजोल्व हो जाएंगे और बहकर कहाँ चले जाएंगे, फ्लो करके हमारे वाटर बॉडीज में चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा।
हार्म सॉइल फर्टिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। अगर ज़्यादा लंबे समय तक किसी पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर या किसी बदल बदल के भी फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, काफ़ी टाइम तक अगर करते जा रहे हैं तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। किल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। और सबसे मेन तो इसका जो डिमेरिट है वो क्या है कि हमारे मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है, तो जिनकी वजह से वो जो बैक्टीरिया या जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वो मर जाएंगे। लीड टू न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। अब क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है तो जो फर्टिलाइजर से जो इस न्यूट्रिएंट के स्पेसिफिक वाला मैंने फर्टिलाइजर डाला वो तो बढ़ गया जी, बाकी की कमी हो गई, तो ये इसका लॉस है। अब यहाँ पर ये देखो दिखा रखा है कि फर्टिलाइजर किस तरीके के दिखाई देते हैं और किस तरह से उसको मिलाया जाता है। सबसे मेन, फर्टिलाइजर को यूज करते वक्त भी कुछ प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं कि कितनी क्वांटिटी देनी है। सबसे मेन, अपना जो जो फार्मर है जो उसको स्प्रे कर रहा है या डाल रहा है, मतलब कि कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको अपना माउथ एंड नोज कवर करनी चाहिए और अपने हैंड्स को आफ्टर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे से वॉश करना है। ठीक है जी, आई होप आपको इतना बेटा समझ में आ ही रहा है। अब इसके आगे का जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, 31 चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना है, इस वीडियो को अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।